हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हम लोग प्रीवियस वाले लेक्चर में एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वो हम लोग दोनों इस मतलब ये फुल लेंथ टेस्ट का हम सेट बता रहे हैं आपको। जो पूरा सिलेबस है आपके जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन बता रहे हैं, और हम 2 सेट आप लोग को बताएंगे। ये हमारा फुल लेंथ का पहला सेट चल रहा है, जिसमें हम लोगों 2 सेट हमारा अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उसको आप लोग पहले कंप्लीट करिएगा। ये 1 मार्क्स वाला एक सेपरेट वीडियो है फुल लेंथ टेस्ट का, फिर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, और 1 मार्क्स जो 7 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और उसका आंसर 1 लाइन में देना है, वो हम बता चुके हैं। 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये 3rd लेक्चर है फुल लेंथ टेस्ट का, और ये पहला सेट हम बता रहे हैं फुल लेंथ टेस्ट का। तो उसका हम लोग 3rd लेक्चर में 3rd वीडियो में हम लोग 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। ये पहला सेट बता रहे, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। एक और सेट ऐसा ही बताएंगे जो आपका फुल लेंथ जो पैटर्न होगा, जैक जिस तरह से एग्जाम लिया जा रहा है उस तरीके से क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सीरियस मोड में पढ़िए। अभी टाइम बहुत कम है, 3 तारीख को एग्जाम है, तो आपको ध्यान देना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपीट कर रहे हैं बार बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हम लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में आता है। कितने मार्क्स में आते हैं? 3 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे। इसका आंसर होगा, आंसर एक कॉलम होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ठीक है, और दूसरा कॉलम होगा हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आप लोग कॉपी में नोट भी करते जाओगे। ठीक है, क्योंकि हम बहुत इजी में जो पॉइंट आपके दिमाग में रह सकता है, सेलेक्टेड पॉइंट बता रहे, वही आपको दिमाग में रखना है। समझ में आया स्टूडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट, और यहाँ से एमसीक्यू भी कवर होगा। फर्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी काम होता है वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से होता है, और प्रोसीजरल में जो भी काम होता है वो फंक्शन के हेल्प से होता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है ऑब्जेक्ट को। एम्फेसिस इज ऑन ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर ये काम करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। और यहाँ पे जो है इसमें क्या होता है? एम्फेसिस इज ऑन डूइंग फंक्शन। ये फंक्शन के ऊपर काम करता है, डूइंग फंक्शन। डूइंग फंक्शन ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये फॉलो करता है बॉटम अप अप्रोच को। मतलब इसमें प्रोग्राम जो है वो नीचे से ऊपर एग्जीक्यूट करता है। नीचे मतलब हो गया बॉटम, और ऊपर मतलब हो गया अप। बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, और ये टॉप डाउन को, इसमें कोड जो ऑब्जेक्ट प्रोसीजरल है उसमें ऊपर से नीचे कोड रन करता है। ये एमसीक्यू में भी आता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो किस अप्रोच को फॉलो करता है। तो इसके ऑप्शन में दिया रहेगा बॉटम अप, और इसके ऑप्शन में दिया रहेगा, अगर प्रोसीजरल के बारे में पूछा तो टॉप डाउन अप्रोच दिया
दिया रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे ये फॉलो करता है, इट फॉलोज, इट फॉलोज, इट फॉलोज बॉटम अप, सॉरी बॉटम अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम डिजाइन में जो है ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, इसमें समझोगे। नंबर 2, इसमें क्या है कि ये फॉलो करता है, इट फॉलोज, इट फॉलोज, इट फॉलोज टॉप डाउन, टॉप डाउन, टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप डाउन अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। समझ में आया? ये 2 पॉइंट है और ये आपके एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किस अप्रोच को फॉलो करता है, तो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, और टॉप डाउन को कौन फॉलो करता है, तो प्रोसीजरल। तो इसके ऑप्शन ये दिए रहेंगे। तो यहां से आपका 3 मार्क्स भी क्लियर हो रहा है और 1 मार्क्स भी क्लियर हो रहा है, ठीक है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट क्या है, एक चीज नोटिस करोगे, जो बच्चा को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और आपका दोस्त अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस में अनोन है, बहुत डर रहा है, तो मेरा लेक्चर उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। इससे इजी लैंग्वेज में आपको कोई भी नहीं पढ़ा रहा होगा, जितना आसान इंग्लिश लिख रहे हैं, जितना इजी तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहो कि उसका भी स्कोर करवा दो, अगर आपके दोस्त आपके साथ पास हो जाएंगे तो आपका हमेशा नाम लेंगे। तो इसलिए अगर आपका दोस्त कोई नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उसको बोलिए कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इस पर लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको आप देख लो, इसको करके चले जाओ, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। और आपके जो जूनियर है उसको क्या इंफॉर्मेशन देना है कि हमारे यहाँ जो है, अगर ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको क्लास, तो आप अपने जूनियर को सजेस्ट कर सकते हो यहाँ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस होता है। किसी भी तरह का कोई भी परेशानी होता है आपको कांटेक्ट करने में, ये कुछ जानकारी लेने में, तो आप जो है इसका कांटेक्ट नंबर दिया गया है, उस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। समझ में आया? और अपने जूनियर को इनरोल करवाइए, यहाँ से बोलिए कि आप यहाँ से कोर्स करो, लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और सब प्रॉपर तरीके से बताया जाता है। एमसीक्यू का अलग अलग जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया जाता है, फिर आपका वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सब करवाया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, चैप्टर वाइज सीरीज टेस्ट होता है, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे तभी सीखेंगे, ऑनलाइन भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बस आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। समझ में आया स्टूडेंट? तो अभी आपको एग्जाम पे फोकस करना है, जब आप एग्जाम दे दोगे तो अपने जूनियर को सजेस्ट करोगे, ताकि वो भी जो है एग्जाम के टाइम में डरे ना, ठीक है। डर एग्जाम के टाइम में डर जो होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल को लो कर देता है। तो आप उसको सजेस्ट करो कि हाँ पहले से तैयारी करके रहो, ताकि आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। समझ में आया? तो अपने जूनियर को सजेस्ट करना है। अब आप इसमें देखोगे, अब यहाँ पे क्या है, नंबर 1, इसमें जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। डेटा इज मोर सिक्योर्ड, डेटा इज मोर सिक्योर्ड इन दिस प्रोग्रामिंग, इन दिस प्रोग्रामिंग, ये लिख देते हैं, डेटा इज मोर, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। डेटा इज मोर सिक्योर्ड इन दिस प्रोग्रामिंग, इस प्रोग्रामिंग में डेटा बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है, सिक्योर होता है। समझ में आया? इसमें लेस सिक्योर होता है, डेटा उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है। डेटा इज लेस सिक्योर्ड इन दिस प्रोग्रामिंग, डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है इस प्रोग्रामिंग में। समझ में आया? ठीक है, देखो 3 नंबर में आता है, 3 पॉइंट भी लिखोगे काफ़ी है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। 4 में क्या है, 4 में इसका फीचर्स होता है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फीचर्स होता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब फीचर अवेलेबल है किसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और ये जो ऑब्जेक्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब फीचर अवेलेबल नहीं है किसमें, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग इसमें लिखेंगे, हम लोग इसमें ये लिखते हैं फीचर्स लाइक, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, कॉमा, पॉलीमॉर्फिज्म एटसेट्रा, और भी है, ठीक है, आर अवेलेबल। are available in this programming, इस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। समझ में आया? ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 4, फीचर्स like data abstraction, comma encapsulation, comma polymorphism are not available in this प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग में अवेलेबल नहीं होता है। समझ में आया स्टूडेंट? तो 4 पॉइंट बताए हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग क्लियर कर लोगे और बहुत आसान पॉइंट बताए हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, क्योंकि टाइम हम लोग के पास कम है तो थोड़ा जल्दी हम लोग कवर करेंगे। ये आ गया समझ में? क्लियर है? आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, इसलिए हम साइड हो गए। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले पेज एक ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम और नोट। मतलब एक प्रोग्राम लिखना है C++ में और चेक करना है कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आप लोग सबको पता है कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो नंबर 1 और इटसेल्फ से डिवाइड होता है, मतलब 1 और अपने आप से डिवाइड होता है, बाकी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को वहाँ लेके चले जाते हैं, क्रॉप कर लेते हैं क्वेश्चन को, और सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, साथ में नोट्स भी करना है और याद भी करना है। समझ में आया? क्योंकि अब टाइम कम है, तो इतना कम टाइम में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को करवा दे रहे हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से पढ़िए और एग्ज़ाम में लिख के आइए। उसके बाद कमेंट करके सबको बताना है, ठीक है, कि कैसा एग्ज़ाम गया, क्वेश्चन किस तरह से आया। ठीक है, और अभी भी अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि प्राइम नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, तो आप कमेंट करो यस सर, ठीक है, मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन को, हाँ ना, मैं कर सकता हूँ, मैं प्राइम नंबर का क्वेश्चन बनाया हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमको लगेगा कि हाँ हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कुछ ना बहुत अच्छा तैयारी कर चुके हैं। ठीक है, ये तो हम आपको बता रहे हैं रिवीजन के लिए कि आपका रिकॉल हो जाए, कहीं अगर पॉइंट छूट रहा है तो वो पॉइंट ऐड हो जाए। ठीक है, तो समझोगे। अगला जो है आंसर करना है इसका, इसमें हम लोग को क्या करना है, प्राइम नंबर चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, हैश इंक्लूड लेस देन iostream.h ग्रेटर देन। देखो एग्जाम में हेडर फाइल कभी भी गलती आपको नहीं लिखना है। अगर आप हेडर फाइल गलती लिख देते हो तो जो क्वेश्चन चेक करने, आंसर चेक करने वाला है
वो समझेगा कि आपको नहीं आता है, क्योंकि हेडर फाइल आपने अगर 50 प्रोग्राम बनाया है कंप्यूटर साइंस में 12th क्लास में, तो 50 टाइम्स आपने लिखा होगा हेडर फाइल, तो हेडर फाइल गलती नहीं होना चाहिए। स्टेप मार्किंग भी होगा तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिलेगा, इसलिए इस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। हैश इंक्लूड लेस देन कोनियो डॉटेज ग्रेटर देन void मेन फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन। ओपन हो गया। दो वेरिएबल हम लोग को लेना है, इंट आई और एन, दो वेरिएबल ले लिए। स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, CLR SCR, ये हो गया स्क्रीन क्लियर। एन में पहले इंटर करेंगे, COT डबल लेस देन डबल कोट, इंटर एनी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं डालना, इंटर एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर आपको इंटर करना है। सीन वो नंबर चला जाएगा एन में, किस में चला जाएगा, एन में। अब हम लोग फॉर लूप अप्लाई करेंगे, फॉर i इक्वल टू 2, क्यों, क्योंकि प्राइम 1 को छोड़ देना है, 1 से दुनिया का कोई भी नंबर डिवाइड हो जाता है, तो i को कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, ठीक है। i लेस देन n, जो n होगा उससे एक कम लूप चलेगा। i को क्या करते जाना है, प्लस प्लस, करली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ हम लोग डिवाइड करेंगे, इफ n मॉडुलस डिवीजन i से बार बार नंबर को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो 0 हो जाता है तो मॉडुलस डिवीजन से रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब नंबर डिवाइड हो चुका है, तो n को i से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो गया पूरा तो इसका शेष क्या बच जाएगा, 0, और 0 जैसे बचेगा कंडीशन हो जाएगा ट्रू। तो जैसे नंबर हमारा डिवाइड हुआ किसी भी नंबर से, तो वो नंबर प्राइम नहीं है, नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर डिवाइड हुआ तो प्राइम नहीं है, नहीं डिवाइड हुआ तो प्राइम है। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज डालेंगे, क्या डालेंगे, इधर यहाँ आते हैं, ठीक है, करली ब्रेसेस ओपन, यहाँ एक मैसेज डालेंगे, COT डबल लेस देन डबल कोट \n, n कर दिए। n से क्या होता है, लाइन ब्रेक होता है, लाइन बदलता है, ठीक है। और लिख देंगे नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, और स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक। आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है ना। हम लोग इफ को क्लोज करेंगे, फिर फॉर को क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे फिर से इफ कंडीशन डालेंगे, इफ अगर हमारा i इक्वल टू n हो जाता है तो समझ लो कि नंबर प्राइम है, क्योंकि एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ है। तो \n और लिख देंगे नंबर इज प्राइम, नंबर क्या है हमारा, प्राइम है, सेमीकोलन। ये ओपन क्लोज गेट ch क्लोज, इतना ये प्राइम नंबर का आंसर है। प्रोग्राम इसका बनाए हैं, इतना आप लिखोगे तब आपको 3 मार्क्स मिलेगा। समझ में आया स्टूडेंट? और बहुत आसान तरीके से लिखे हैं प्राइम नंबर, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर ये n को i से, n अगर i से डिवाइड हो गया तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, नंबर इज प्राइम। और एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ, नंबर इज नॉट प्राइम। डिवाइड हो जाएगा तो मैसेज आ जाएगा नंबर इज नॉट प्राइम, और एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ तो ये वाला मैसेज आएगा, ठीक है। तो दोनों में कोई एक आएगा। डिवीजन हो गया, अगर n i से डिवाइड हो गया तो मैसेज आ जाएगा नंबर इज नॉट प्राइम, और नहीं हुआ तो मैसेज आएगा नंबर इज प्राइम। समझ में आ गया? तो ये प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट ले लिया आपने, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। ये डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैक और क्यू में क्या अंतर है? अरे भैया ये तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। स्टैक और क्यू में
क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। आराम से पढ़ना है, शांति दिमाग से पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है ना। और जो भी क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे वो अच्छे तरीके से कवर करना है हम लोगों को, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्टैक और क्यू में क्या अंतर है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है हमेशा, ठीक है। तो इसका जो है अंतर हम लोग बहुत आसानी तरीके से बता सकते हैं, यस या नो। कॉलम बना लेंगे आंसर के लिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है जब भी तो, और एक साइड हमारा स्टैक होगा और दूसरे साइड हमारा क्यू होगा। ये डिफरेंस याद करने से इतना फ़ायदा है कि डिफरेंस तो क्लियर होता ही है, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से कवर होता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को कवर करना है और समझना है। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आप समझोगे स्टैक और क्यू में क्या अंतर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये है कि स्टैक में जो एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट होता है वो सेम इंड से होता है, और इसमें जो है क्यू में वो सेम इंड से नहीं होता है, डिफरेंट इंड से होता है, अलग अलग इंड से किया जाता है। समझ में आया, ठीक है। तो स्टैक और क्यू में मेजर डिफरेंस पहला आपको हमने बता दिया। फर्स्ट डिफरेंस हम आपको बताए कि स्टैक और क्यू में मेजर डिफरेंस क्या है। तो आप लोग तो बता ही सकते हो मेजर डिफरेंस क्या है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। इन स्टैक में एलिमेंट्स आर इंसर्टेड and deleted at the same end से एलिमेंट को इंसर्ट भी किया जाता है और एलिमेंट को डिलीट भी किया जाता है। समझ में आया, वही लिखा हुआ है कि स्टैक में एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट द सेम इंड, एक ही इंड से दोनों काम होता है। इधर क्या होता है, डिफरेंट इंड होता है। नंबर 1 इन क्यू में क्या होता है, क्यू में एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एंड डिलीटेड एट डिफरेंट इंड्स, अलग अलग इंड से किया जाता है, ठीक है। नंबर 2 क्यू में स्टैक में क्या रूल था। स्टैक जो होता है वो लीफो ऑपरेशन को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो मतलब क्या हो गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होगा वो एलिमेंट फर्स्ट में आउट होगा। समझ में आया, तो ये फॉलो करता है, इट फॉलोज, ये एमसीक्यू में भी आता है, इट फॉलोज लीफो ऑपरेशंस। लीफो का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को फॉलो करता है। समझ में आया। नंबर 2, इसमें नंबर 2 क्या होगा, ये फॉलो करता है, इट फॉलोज फीफो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
ये होता है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को फॉलो करता है, ठीक है, इस ऑपरेशन को फॉलो किया जाता है। समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत है? क्लियर है? और ये एमसीक्यू में भी आता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 में हम लोग ये समझेंगे, अगर मान लो कि इसका एग्जाम्पल पूछ दिया तो जैसे मान लो हम लोग स्टैक में क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हम लोग शादी के पार्टी में जाते हैं और डिनर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें प्लेट रखा रहता है, तो आपने देखा होगा कि जो प्लेट सबसे ऊपर रहता है वो सबसे पहले वहां से एग्जिट होता है, क्योंकि लोग जो है प्लेट को उठाएगा खाने के लिए तो ऊपर से उठाएगा। तो जो होता है ना, जो डिनर प्लेट होता है वो स्टैक के रूल को फॉलो करता है। और इसमें मान लो कि आप गए हो कहीं टिकट लेने के लिए, तो बहुत सारे पीपल स्टैंडिंग हैं लाइन में, ठीक है, स्टैंडिंग इन ऑन लाइन में वो क्या है कि खड़ा है, तो उसमें जो मान लो कि जो पीपल पहले गया वो पहले टिकट लेके एग्जिट होगा वहां से, तो जो फर्स्ट इन हुआ वो फर्स्ट आउट होगा। तो क्यू जो आपका है वो जो पीपल लाइन में खड़े होते हैं उस रूल को फॉलो करता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको क्या बोला जाता है? लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। समझ में आ गया? और ये एमसीक्यू में आता है इसलिए अंडरलाइन कर दिया, डिफरेंस तो आप कर ही रहे हो। नेक्स्ट ये है कि हम लोग देखे होंगे कि स्टैक में जो है हम लोग पुश ऑपरेशन फॉलो करते हैं, ठीक है, किस लिए? इंसर्शन करने के लिए। और पॉप ऑपरेशन फॉलो करते हैं डिलीशन के लिए, ठीक है। मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं तो उसको पुशिंग बोलेंगे, और कोई भी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो उसको पॉपिंग बोलेंगे। समझ में आया? और क्यू में क्या होता है? क्यू में रेयर इंड से इंसर्शन होता है और फ्रंट इंड से डिलीशन होता है। समझ में आया? ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग ये लिखेंगे, इन स्टैक में न्यू एलिमेंट इज ऐड किया जाता है, एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट is deleted from the top end। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये भी एमसीक्यू में आता है कि स्टैक में जो है वो नया एलिमेंट को ऐड किया जाता है स्टैक में, और एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट किया जाता है स्टैक में। कौन सा इंड से? टॉप इंड से। तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंसर्शन के लिए भी पूछ सकता है, डिलीशन के लिए भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन आ गया कि स्टैक में नया एलिमेंट ऐड हम लोग किस इंड से करते हैं, तो टॉप इंड होगा, डिलीट करने के लिए भी टॉप इंड होगा। लेकिन क्यू में अलग अलग इंड होता है। क्यू में नया एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग रेयर इंड का यूज करते हैं, और डिलीट करने के लिए फ्रंट इंड का यूज करते हैं। तो इसमें लिखेंगे नंबर 3, in queue new element is added new element is added from the rear end ये आता है, एंड एग्जिस्टिंग एलिमेंट इज डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट एंड। ये भी आता है। समझ में आया? ठीक है, नया एलिमेंट ऐड किया जाता है, और नया एलिमेंट ऐड किया जाता है रेयर इंड से, और एग्जिस्टिंग एलिमेंट डिलीट किया जाता है फ्रंट इंड से। क्यू में इंसर्शन के लिए
अलग इंट का यूज करते हैं, डिलीशन के लिए अलग इंट का यूज करते हैं, इंसर्शन के लिए क्यू में रेयर इंट का यूज करते हैं, डिलीशन के लिए क्यू में फ्रंट इंट का यूज करते हैं, और स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम इंट से होता है जिसको हम लोग टॉप इंट बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका डिफरेंस है, 3 मार्क्स में आता है। 3 आप ये 3 पॉइंट लिखोगे आपका हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? किसी को दिक्कत? ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स को डिफाइन करना है, इसका वेरियस जो टाइप है उस टाइप को आपको डिफाइन करना है, और इसका एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया हुआ है। तो आप यस, हाँ ये नमस्कार बच्चों, एक स्पेशल नोटिस आप लोगों को देना था, इसलिए बीच क्लास में हम प्रकट हो गए। एक स्पेशल नोटिस ये है कि बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि ये जो पीडीएफ है, ये जो क्वेश्चन सर अभी पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का आराम से हम लगातार देखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट आता रहता है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा। हम लोगों को अगर क्वेश्चन का सेट मिल जाता तो खुद भी प्रैक्टिस कर लेते। तो आप लोगों को बता दें कि ये सारा क्वेश्चन फ्री में मिल रहा है आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के एप्लीकेशन पे। ये सर नोटिस देना बार बार भूल जा रहे हैं। और ई कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन कहाँ पे मिलेगा, वो मेरे टी शर्ट में आप देख ही रहे होंगे। तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। और जब आप इंस्टॉल करेंगे तो लॉगिन करने के 2 ऑप्शन आएंगे, उसका पूरा प्रोसेस हम बता देते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करने के 2 प्रोसेस है, 2 ऑप्शन होते हैं, लॉगिन विथ व्हाट्सअप और अनदर मेथड। तो आप अनदर मेथड में जाएंगे, अपना नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास जो स्क्रीन दिखेगा, वो इस तरह का दिखेगा। ये बॉक्स टाइप का आपका दिखा, जिसको होम पेज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लाइन ऐसे खींचा रहता है, और इसमें जब जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा फ्री मटेरियल, और फ्री मटेरियल में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको जाना है मॉडल सेट 2025 में जाना है। मॉडल सेट 2025 में जब जाइएगा, उसमें साइंस में जब जाइएगा तो साइंस वाले फोल्डर में आपको कंप्यूटर साइंस सीएमएस का मिल जाएगा, ठीक है। सीएमएस का भी मिल जाएगा, और अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट है तो इंग्लिश का भी मिल जाएगा, जिनका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। और अगर यहाँ नहीं मिलता है तो याद रखिएगा, जब इस होम स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे जब जाइएगा तो नीचे में भी फ्री स्टडी मटेरियल रहता है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो आपके पास आपके गैलरी में चला जाएगा, और जो बच्चे उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं, जो नहीं लगता है कि मोबाइल से पढ़ लेंगे, मोबाइल से पढ़ सकते हैं। तो ये नोटिस था, ये हर वीडियो में सर को भी बोलना है, ताकि वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनके पास पीडीएफ नोट्स रहे, वो सारा पीडीएफ नोट्स वहाँ पे अवेलेबल था। फिजिक्स का भी था, केमिस्ट्री का भी था। कुछ बच्चों को हम इन्फॉर्म कर पाए, कुछ को नहीं कर पाए। तो ये नोटिस सबके लिए है। अब लगभग वीडियो में ये नोटिस आपको मिलेगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल सके। और आप अपने जूनियर को, जो आपके जूनियर हैं, उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि कंप्यूटर साइंस हो या साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सारे सब्जेक्ट कि अभी एग्ज़ाम के समय में फ्री क्लासेस मिलेंगे, और सारा पीडीएफ फ्री में मिलेगा। उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और क्लास फ्री में आपको मिल रहा है। और हम लोगों का प्रयास है कि पूरे झारखंड में एक यूनिक काम करें। अभी तक जहाँ भी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो या तो प्योर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका कॉम्बो, जिसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं, हाइब्रिड सिस्टम लेकर आ रहे हैं पूरे झारखंड में पहली बार। हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा ये है, ये हजारीबाग में इंस्टीट्यूशन ऑफलाइन में एस्टेब्लिश है। तो जो बच्चे मान लेते हैं हजारीबाग के हैं, अब सोचिए वो जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो उनकी समस्या क्या थी कि वो 2 क्लास छूटा तो गायब हो गया सब कुछ। लेकिन अभी वो दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ कि अगर आप 10 दिन भी घर में रहे तो लाइव क्लास में रहिए, यहाँ रहिएगा तो ऑफलाइन पढ़िए, और घर में हैं ऑनलाइन पढ़िए। मतलब एजुकेशन कहीं भी और कभी भी। अब सोचिए कोई बच्चा पहले होता था कि मॉर्निंग में 8 बजे उनका बैच है, और 8 बजे उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा तो नहीं जाता था क्लास। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं। अगर आपका 8 बजे बैच है, आप तबीयत ठीक नहीं लग रहा, मत करो, रात में 9 बजे आप कर लो। तो आपके पास ये रिकॉर्डेड कंटेंट सालों भर रहता है, जो यूनिक चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। और आपका तो एग्ज़ाम हो रहा है, बोलोगे सर आप हमको क्यों समझा रहे हो, आपका एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन आप अपने जूनियर को ज़रूर बता सकते हैं ये सुविधा के बारे में। तो ज़रूर अपने जूनियर्स को बताइए, ताकि वो सही जगह पे आए, जिनके पास ये हाइब्रिड सिस्टम, यानी प्योर ऑफलाइन भी मिलेगा जैसे अब सब जगह पढ़ाई हो रही है, और साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन फैसिलिटी भी उसको अटैच करके दे रहे हैं, यानी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन फ्री में दे रहे हैं, ताकि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। अगर आज कोई बच्चा क्लास करके गया, उसका वीडियो उसके पास चला गया, वो उस वीडियो को 10 बार देखे, 15 बार देखे, सालों भर देखे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे उतना बार देख सकता है। ये सुविधा यूनिक फैसिलिटी है। और हम लोग क्लास 12
15 मार्च के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों स्टार्ट कर रहे हैं साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए। तो आप लोग उन सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप अगर आपको भी किसी तरह का क्वेरी है तो आप इसमें फ़ोन कर सकते हैं। बाकी अपने जूनियर्स को आप ज़रूर बता दीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए ताकि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पूरा का पूरा पहुंच जाए। थैंक यू। अब आराम से सर से पढ़िए। थैंक यू सर। इसमें आप देखोगे, चलो देखो, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 37 तक कवर कर चुके थे। 38 हम लोग कवर करने वाले हैं। इसमें आप देखोगे 38 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स इन डेटाबेस। मतलब वेरियस टाइप्स डिफाइन करना है डेटा मॉडल का डेटा टाइप्स में, डेटाबेस में। डेटाबेस में कितना मॉडल होता है इसमें आप देखोगे। इसमें आप देखोगे, चलो हम लोग इसको इंसर्ट कर लिए क्वेश्चन को। देखो एक यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इज नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये इन ही रहेगा, वहाँ पे इज एक एक्स्ट्रा आ गया, इसको आप भूल जाओ, ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये खत्म। इसमें ये बोल रहा है डिफाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो है वो डेटा मॉडल का कितना टाइप होता है। तो डेटाबेस में आप लोग के जो सिलेबस में है वो 3 मॉडल्स पढ़ना है। तो आप लिखोगे देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स इन डेटाबेस। इसका जो आंसर होगा, फर्स्ट आंसर ये होगा। आंसर में हम लोग ये पॉइंट पहले लिख लेंगे, देयर आर फॉलोइंग मॉडल्स इन फॉलोइंग डेटा मॉडल्स, ये लिख देते हैं, फॉलोइंग डेटा मॉडल्स इन डेटाबेस, ठीक है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। इसमें फर्स्ट मॉडल जो है वो आपका है रिलेशनल डेटा मॉडल, ये है, ठीक है, रिलेशनल डेटा मॉडल। और नेक्स्ट जो है वो है आपका नेटवर्क डेटा मॉडल, ये है आपका, ठीक है। और तीसरा जो है आपका वो है हिरारिकल डेटा मॉडल, ये है आपका। 3 डेटा मॉडल है और तीनों को डैश दे करके डिफाइन करना है। इसमें आप लोग को समझना है, एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था कि ये तीनों में सबसे पहला मॉडल कौन सा मॉडल है। तो सबसे फर्स्ट मॉडल जो था वो तुम्हारा हिरारिकल मॉडल था। ये फर्स्ट मॉडल है। फर्स्ट मॉडल जब पहला बार मॉडल बना था तो हमारा हिरारिकल मॉडल पे काम होता था। उसके बाद सेकेंड टाइम में बना जो वो नेटवर्क मॉडल बना। लेकिन मॉडर्न मॉडल कौन सा है? मॉडर्न जो अभी यूज हो रहा है ये रिलेशनल मॉडल है, ये मॉडर्न मॉडल है। ये मॉडर्न मॉडल है। मॉडर्न मॉडल अभी के समय में इसी मॉडल पे काम हो रहा है। ये मॉडल जो है वो टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। टेबल को हम लोग रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेशन। टेबल को डेटाबेस में रिलेशन बोला जाता है। तो रिलेशनल डेटा मॉडल में जो भी डेटा स्टोर किया जाता है वो टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। नेटवर्क डेटा मॉडल में लिंक के द्वारा डेटा स्टोर किया जाता है। लिंक एक डेटा को दूसरे डेटा से कनेक्ट किया जाता है। और हेरारिकल में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है डेटा का, मतलब डेटा जो है ब्रांचेज में स्टोर होता है। तो आप लोग को करना क्या है, ये जो मेन पॉइंट लिखे हैं ये आपका जो है एमसीक्यू में आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट मॉडल इन डेटाबेस। तो फर्स्ट मॉडल अगर एमसीक्यू में आएगा तो आप हेरारिकल डेटा मॉडल में टिक करेंगे। मॉडर्न मॉडल के बारे में पूछेगा तो रिलेशनल डेटा मॉडल में टिक करेंगे। रिलेशनल डेटा मॉडल जो है इसको है ना, एक बनाए थे ईएफ कोड नाम का साइंटिस्ट है जिन्होंने बनाया था, जिसको हम लोग RDBMS बोलते हैं। RDBMS अभी हमारा इसी पे काम होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। तो RDBMS को EF कोड के द्वारा बनाया गया था। तो ये पूरा जो है मॉडल का कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो देखो समझना है कैसे लिखना है। देयर आर फॉलोइंग डेटा मॉडल्स इन डेटाबेस, मेरे नोट्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से लिखिएगा, ठीक है। और रिलेशनल डेटा मॉडल लिख के डैश दीजिएगा, इसका 2 लाइन का आंसर है वो लिख देना है। फिर आपको नेटवर्क डेटा मॉडल लिख के डैश देना है, इसका डेफिनेशन लिख देना है। हायरार्किकल डेटा मॉडल लिख के डैश देना है, इसका डेफिनेशन लिख देना है। ये 3 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। समझ में आ गया स्टूडेंट? क्लियर है? नेक्स्ट चलो, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो और बाकी ये तीनों का डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कवर करते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डिलीट कमांड। ड्रॉप और डिलीट कमांड में क्या अंतर है? ड्रॉप कमांड और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो आप लोग? ये बताए हैं और ये SQL का क्वेश्चन है। ड्रॉप और डिलीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। ड्रॉप और डिलीट कमांड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? ड्रॉप कमांड और डिलीट कमांड में क्या डिफरेंस है, ये हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो देखोगे ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है, हम लोग इसमें देखते हैं। तो एक हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम होगा हमारा ड्रॉप का और दूसरा कॉलम होगा डिलीट का। ड्रॉप और डिलीट में क्या अंतर है ये हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। डिलीट देखो, ड्रॉप कमांड जो हमारा है वो DDL कमांड है। ड्रॉप कमांड कौन सा कमांड है? DDL कमांड है। DDL कमांड में आपका आता है क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड, अल्टर कमांड, ट्रंकेट कमांड, ये सब आता है। समझ में आया? DML कमांड में आपका आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ये 3 कमांड जो है DML कमांड है। तो ये हमारा DML कमांड में आता है और ड्रॉप हमारा DDL कमांड में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, इट इज DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL है ना। इसका फुल फॉर्म ये नहीं बोला दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। उसको DDLG बोलते हैं मूवी को, पता है ना। तो यहाँ पे है ना क्या बोलते हैं, ड्रॉप को DDL कमांड। हाँ, आप याद रख सकते हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDL बोलते हैं उसको। समझ में आया? तो DDL यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसको DDL कमांड बोलते हैं। DDL कमांड, ये हमारा DDL कमांड होता है। समझ में आया? और ये जो है डिलीट जो है DML कमांड है। इट इज DML कमांड, ये DML कमांड है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, नंबर 2, ड्रॉप कमांड का यूज किया जाता है टेबल को डिलीट करने के लिए। अगर आप डेटाबेस से परमानेंटली टेबल को डिलीट करते हो तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे। दिस कमांड is used to delete the table from database परमानेंटली। ये डेटाबेस से टेबल को क्या करता है, डिलीट करता है, परमानेंटली डिलीट करता है, हमेशा के लिए डिलीट करता है। और ये टेबल डिलीट नहीं करता है, ये रिकॉर्ड डिलीट करता है, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। एक टेबल के रिकॉर्ड को ये डिलीट करता है, मतलब टपल्स को डिलीट करता है। नंबर 3, एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आपको एक टेबल को डिलीट करना है तो उसका कमांड क्या होगा, तो SQL ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल है तो स्टूडेंट सेमीकोलन, स्टूडेंट वाला टेबल डिलीट हो जाएगा। इतना आसान है, ठीक है। नंबर 3 एग्जाम्पल, ठीक है, SQL डिलीट फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल रहेगा
लेकिन इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जैसे एक स्टूडेंट टेबल में 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो वो सब डिलीट हो जाएगा। तो ये आपका 3 मार्क्स में आता है और इस तरह से लिखना है तो आपको 3 नंबर मिलेगा। समझ में आ गया स्टूडेंट? और आपको ये भी समझ में आ गया कौन DDL कमांड है और कौन DML कमांड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ना, अच्छे से बता रहे आप लोग को, तो इसको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट ऐड कर लेते हैं नया पेज। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है, ये नेटवर्क क्या होता है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को बताइए। नेटवर्क क्या होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है नेटवर्क का। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे, ऐड कर लेते हैं, क्रॉप कर लिए। ठीक है, ये नेटवर्क का लिखना है 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज। ठीक है, 2 एडवांटेज लिखना है और 2 डिसएडवांटेज लिखना है। बहुत आसान है इसका। ठीक है, आंसर में इसका क्या हो जाएगा, आंसर बहुत आसान आंसर है। पहले हम लोग नेटवर्क लिख करके डैश देंगे कि नेटवर्क हमारा होता क्या है। 3 मार्क्स में आया है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, तो नेटवर्क जो होता है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उसी को ना नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि नेटवर्क इज अ कलेक्शन, या ग्रुप भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स। ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स होता है। ठीक है, टू जो कनेक्ट होता है, ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग नेटवर्क का यूज क्यों करते हैं, तो शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि नेटवर्क इज यूज टू शेयर द रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए हम लोग नेटवर्क का यूज करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के रिसोर्सेस को शेयर करना है तो उसके लिए हम लोग जो यूज करेंगे वो हम लोग नेटवर्क का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, नेटवर्क का यूज करेंगे। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है, हो गया, समझ में आ गया। अब इसका एडवांटेज लिखना है। एडवांटेज क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क का एडवांटेज क्या होता है, तो पहला होता है, फर्स्ट एडवांटेज इसका होता है कंट्रोल स्टोरेज ऑफ डेटा। कंट्रोल स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा के स्टोरेज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नंबर टू जो है ये क्या करता है, अगला प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, मतलब फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है। फास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। बहुत जल्दी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। फास्टर लिख दो, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 ही लिखना था, 2 एडवांटेज लिखना था, 2 लिख दिए। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, आप चाहो तो तीसरा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, रिलायबिलिटी होता है, सिक्योरिटी होता है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसके पास, स्टोरेज कैपेसिटी ये होता है। ठीक है, तो हम लोग ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। अगर इसका डिसएडवांटेजेस का बात करें, डिसएडवांटेजेस, तो इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, ये भी लिखना है। इसका भी 2 ही पॉइंट लिखना है आपको, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क।
तो डिसएडवांटेजेज में हम लोग क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। तो देखो, पहला तो एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। दूसरा वायरसेस एंड मालवेयर होता है। मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो पहला क्या होता है, एक्सपेंसिव, महंगा होता है, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव। दूसरा वायरसेस, वायरसेस एंड मालवेयर, वायरसेस एंड क्या होता है, मालवेयर, मालवेयर मतलब आलतू फालतू डेटा डाउनलोड हो जाता है, जिसको नहीं भी करना चाहते हैं वो भी आ जाता है और हम लोग को समझ में नहीं आता है कि किस तरह का डेटा इसमें आया है। ठीक है, और ओपन करते तो समझ ये नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट नेट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है नेटवर्क का। हम लोग जो है नेटवर्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, कभी भी नेटवर्क कट जाता है। तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेटवर्क, तो दो ही बोला था लेकिन हम तीन तीन लिख दिए हैं। ठीक है, आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हो। तो ये एडवांटेजेज ऑफ नेटवर्क हो गया और डिसएडवांटेजेज ऑफ नेटवर्क हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है हम लोग का इसमें, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है, स्टेट डिमॉर्गन्स लॉ, वेरीफाई वन ऑफ द डिमॉर्गन्स लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल। डिमॉर्गन्स लॉ का स्टेट लिखना है और इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, कि ये सही है या गलत है। किसी एक से ही पता चल जाएगा कि हमारा डिमॉर्गन्स लॉ सही है या गलत है। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ है। ये बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में आता है हमेशा, ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें देखोगे आप 41 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, ये यहीं आ गया ना, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, चलो ये हटाते हैं यहाँ से, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एक नया पेज ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम लोग लेते हैं इसको। ठीक है, आप देखोगे क्रॉप हो, देखो इसमें क्या करना है, इंसर्ट कर लेना है हम लोगों को। ठीक है, इंसर्ट करना है। चलो देखो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर होगा, आंसर इसमें लिखेंगे दीज लॉज स्टेट दैट। पहले इसका स्टेट लिखना है कि स्टेट इसका क्या होगा। नंबर 1 जो स्टेट है वो है x प्लस वाई पे होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, ये है। ठीक है, नंबर बी दूसरा लॉ है, इसी का डुअल फॉर्म। ठीक है, एक्स वाई पे होल बार इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, ये 2 लॉ है और इसको ट्रूथ टेबल से प्रूफ करना है। तो किसी एक मतलब एक को हम प्रूफ करेंगे तो दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो एक को प्रूफ करते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। तो ए नंबर को प्रूफ कर रहे हैं ट्रूथ टेबल से, एक्स प्लस वाई पे होल बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, ये हो गया। इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। तो कितना नंबर ऑफ वेरिएबल दिख रहा है बताइए? 2 दिख रहा है, एक एक्स है हमारा और एक वाई है हमारा। ठीक है, अब एक्स वाई में वैल्यू पहले फिल कर लेंगे। तो एक्स में 2 बार 0, 2 बार 1, ये हम लोग भर लिए। फिल करने के बाद इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, y में 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, ये फिल करना है। y में क्या करना है, 1 बार 0, 1 बार 1, ये। अब देखो पहले x और y को जोड़ना है, पहले LHS निकालना है। तो x प्लस वाई को जोड़ेंगे, जोड़ो। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। अब इसका नोट निकालना है, x प्लस वाई पे होल बार है, क्या है, होल बार, होल बार, होल बार, इस तरह से। ठीक है, ये निकाल रहे हैं हम लोग। तो इसका उल्टा कर देंगे, ये हमारा LHS होगा। तो 0 का 1, 1 का 0 0 0, ये क्या निकल गया, LHS, LHS, ये LHS निकल गया। अब हम लोग को RHS निकालना है।
तो RHS में पहले क्या करना है, x बार निकालना है। तो x बार कहाँ से आएगा, x वाले कॉलम से आएगा। तो x वाला कॉलम 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। ये हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, y बार निकालना है, y बार, y बार। तो y बार कहाँ से निकलेगा, y वाले कॉलम से, 0 का 1, ठीक है, 1 का 0, 1 का 0, सॉरी 0 का 1 का 0। तो यहाँ क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इस जगह पे 1 है तो 0 होगा, यहाँ क्या होगा, 0 है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ क्या होगा, 1 होगा, यहाँ 1 और यहाँ 0। ये हो गया। अब दोनों को इंटू करो, x बार y बार, ये हो गया, दोनों को इंटू करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। ये हमारा क्या निकल गया, RHS। तो अब हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि A जो है डुअल फॉर्म है इसका, हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ कॉलम्स, दोनों कॉलम्स, बोथ द कॉलम्स, कौन कौन सा कॉलम्स, x प्लस वाई पे होल बार एंड x बार y बार आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव्ड। ये लिख देना है, ठीक। बी के लिए क्या लिखना है, सिंस रूल बी इज डुअल ऑफ रूल ए, रूल ए का डुअल है, hence it is also proved, इसीलिए ये भी क्या है, प्रूव्ड है। इस तरह से आपको बनाना होगा, तब आपको 3 मार्क्स मिलेगा इसमें। ये 3 मार्क्स में आया है और 3 मार्क्स के लिए हम लोग इसका इस तरीके से आंसर करेंगे। समझ में आ गया स्टूडेंट, पूरा आंसर के साथ आपको बता रहे, लिख करके बता रहे, कंप्लीट आंसर बता रहे, इसलिए बहुत अच्छे से इसको देखना है। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन सब बता रहे, ऐड कर लेते हैं नया पेज, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर एरे इन C++, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। एरे क्या होता है और एरे का टाइप बताना है, एरे क्या होता है और एरे का टाइप बताना है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 8। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रहेगा। उसमें आपको किसी 6 का आंसर आपको बताना है, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस। तो हम 8 का 8 बता रहे हैं, लेकिन आप जब एग्जाम में दोगे तो आप, है ना, किसी 6 आंसर का, आपको किसी 6 क्वेश्चन का आंसर करना है। समझ में आया, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, इंसर्ट कर लेना है, ये आ जाएगा यहाँ पे इंसर्ट में। अब हम लोग को आंसर करना है कि एरे क्या होता है, एरे के बारे में बताना है। आंसर में है एरे। एरे क्या होता है, तो एरे जो होता है कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप होता है। सेम डेटा टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग एरे बोलते हैं। और एरे का इंडेक्स हमेशा चालू होता है 0 से। कहां से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स, मतलब सेम डेटा टाइप का कलेक्शन होता है एरे। एरे का 2 टाइप होता है, हम रेंडमली बता रहे हैं। पहला होता है 1 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। ये होता है। तो इसका 2 टाइप होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। जो सिंगल साइज को रखता है उसको हम लोग 1 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है।
और जो डबल साइज को रखता है उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। इसको मैट्रिक्स के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एमसीक्यू में आता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेड एज मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स होता है। और ये लीनियर के जैसा रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड एज लीनियर। किसके जैसा रिप्रेजेंट किया जाता है? लीनियर के जैसा। तो ये दोनों एमसीक्यू के लिए है, लेकिन आप लोग को क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले एरे को आपको डिफाइन करना है, फिर इसका लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल को 1D एरे बोलते हैं, 2 डायमेंशनल को 2D एरे बोलते हैं। और ये दोनों को डिफाइन कर देना और एक एक सिंटैक्स बना देना है, बस हो गया आंसर 3 मार्क्स का। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट में बताएं, इस पर आप थोड़ा ध्यान दे दोगे और इसका आंसर कर लेना, कैसे लिखना है वो बता दिए। तो स्टूडेंट हमारा यहाँ पे जो है देखो, पहले ये आप लिख लो, हाँ देखो अब समझोगे। हम लोग यहाँ पे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर कर लिए, है ना। फुल लेंथ सेट का ये 3rd लेक्चर है और 3rd लेक्चर में 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बताए हैं। फर्स्ट लेक्चर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कवर किए और सेकेंड लेक्चर में, है ना, वेरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किए, जो वो भी 1 मार्क्स का था। और ये 3rd लेक्चर है इस सेट का, इसमें हम लोग जो है 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन कवर किए हैं। और आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से सीरियस माइंड में होकर के सीरियसली लेकर के आप इसको पढ़ोगे। समझ में आया स्टूडेंट? तो 3 मार्क्स वाला कंप्लीट हो गया। अभी मॉर्निंग में ही ये लेक्चर अपलोड होने वाला है, मॉर्निंग में, और इवनिंग तक एक और 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेट लेकर के आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।